और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए। यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं आपका होस्ट राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के इस सफ़र में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नौजवान शख्सियत से, जो कि एक ट्रेनर हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं और एक डायरेक्टर हैं एक इंस्टीट्यूट के, द मेंटोर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, और वो साथ में एक एडवोकेट भी हैं। उन्होंने एमए एजुकेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फ़िलॉसफ़ी और एलएलबी की तालीमात हासिल की और आज वो हमारे दरमियान में हैं। जी यकीनन आपका तजस्सुस बढ़ गया होगा और उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। हमारे दरमियान में हैं जनाब प्रोफेसर रोबन दाऊद साहब, एडवोकेट हैं। सर, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सही, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंग यू। और बड़ा अच्छा लगा, शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि आपने आज के प्रोग्राम में मदु किया। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ GSTV की इंतज़ामिया का भी जो इस चैनल के ज़रिए से इस काम को बढ़ा रहे हैं, तो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल। नाज़रीन, हम अपनी बात का सिलसिला जारी रखेंगे, तो हम आते हैं प्रोफेसर रोबन दाऊद एडवोकेट साहब की तरफ। तो सर, आपको खुदा ने इस कदर बरकत दी है और आप तालीम में हमारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन पर्सनैलिटी हैं, इंस्पायरिंग हैं, और खुदा का शुक्र इस बात के लिए। तो मैं इस कामयाबी के सफ़र प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि आप अपने इस सफ़र को हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि ये जो आपकी कामयाबी की प्रोग्रेस है, ये सफ़र है, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ? जी थैंक यू वेरी मच जी पास्टर राशिद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अगेन, आपने आज के प्रोग्राम में मदु किया। और इसके साथ साथ गुड शेफर्ड चैनल का भी, जिनके ज़रिए से अंजील और उसकी बिशारत का ये काम जो है वो जारी व सारी है। और मैं समझता हूँ कि अंजील की बिशारत के साथ साथ जो है वो गाए बगाए अवेयरनेस के प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी ऐसे प्रोग्राम का होना जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है बेसिकली तौर पर, कि जब हम मुख्तलिफ़ लोगों के तजर्बात से जब हम सुनते हैं और कि उन लोगों ने अपनी तरक्की की, उन मनाजिल को कैसे हासिल किया, तो ये यकीनी तौर पर जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। जैसा कि मैं ख़ुद भी एक सफ़े बल्कि हमारा एक और क्रिश्चियन चैनल है, खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, उनके साथ भी गुज़िश्ता एक तवील अरसे से ख़ुद भी एक सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम अपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए हर साल जो है वो क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। और पहले हम उन क्लासेस को फ़िज़िकली तौर पर रेगुलरली कंडक्ट करते थे, फ़िज़िकली तौर पे, लेकिन अब हमने एक तवील अरसे से जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू की हैं। उसकी वजह ये है कि मुल्क के बारे में जहाँ कहीं पे भी हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम बिल्कुल एक मुनासिब और मिनिमम से एक फ़ी पैकेज में, ताकि हम हर स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हमारा विजन है बेसिकली तौर पर कि हम हमारे स्टूडेंट्स जो CSS और PMS जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आगे बढ़ें। बिकॉज के मतलब हमारे जो माइनॉरिटीज़ का जो कोटा होता है, जिस तरह आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में 5% कोटा भी 2010-11 से ऑनवर्ड जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे नौजवान अब एक बड़ी तादाद में जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, लेक्चरर्स बनते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और सिविल सर्विसेज में जाते हैं, और मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं। लेकिन ये CSS एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी तादाद ना होने के बराबर है, और ये माइनॉरिटीज़ की सीट्स जो हैं ये हर साल खाली चली जाती हैं। अच्छा, तो ये हमारा विजन था बेसिकली तौर पे कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इस बात के लिए इनकरेज करें कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है ज़बरदस्त कि बाकी जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम पास भी करना है और मेरिट पे भी आना होता है, जबकि हमारे माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हर साल 7-8 सीट्स होती हैं, जिसमें क्रिश्चियंस के अलावा हिंदू, सिख्स और बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी शामिल होते हैं जो कि ओवरऑल माइनॉरिटीज़ हैं। तो मतलब इस अवेयरनेस को देने की ज़रूरत है कि हमने इन क्लासेस को जो है वो शुरू किए
और तो आप इसमें हाँ जी, जो नौजवानों को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि नौजवान हमारे सिविल सर्विसेज के फील्ड में, और सिर्फ आपने एग्ज़ाम को पास करना है और आप जो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है लाइफ में हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी। और इसके साथ साथ जिस तरह कि आपने मतलब इंट्रोड्यूस भी करवाया, खुदा का शुक्र करते हैं कि मैंने 3 मास्टर्स डिग्री एम.ए. इंग्लिश की है, एम.ए. पॉलिटिकल साइंस और एम.ए. फ़िलासफ़ी, और इसके साथ साथ LLB, और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ मैं खुदा का शुक्र करता हूँ बीइंग एन एडवोकेट भी सर्व कर रहे हैं, और तालीम के मैदान में भी अपने लोगों को सर्व किया, और बीइंग अ टीचर भी खुदा ने मौका दिया कि मैं आला तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में टीच कर सका। और तकरीबन 17 खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, अपने लोगों को वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रख के अपनी सलाहियतों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। 17-18 साल में खुदा ने मौका दिया कि 8 से 10 हज़ार अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं उनको टीच कर सका। 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं 17-18 ईयर्स में खुदा का शुक्र करते हैं कि मोर देन 8 to 10,000 स्टूडेंट्स जो मैंने टीच किए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये खुदा का फजल है। और इसके साथ साथ अभी एडवोकेसी की फील्ड में भी जबकि खुदा इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत होती है जहाँ पर अपने लोगों को, हम वहाँ पर भी जो है वो एक वे से सर्व कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट ये कि जब आप एक स्लोगन देते हैं, एक विजन देते हैं, एक टास्क देते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद आगे बढ़ के इस काम में मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीडर को लीड करना बड़ा ज़रूरी होता है, मैं समझता हूँ। तो हमें ज़रूरत है अपने नौजवानों को, मैं ये बात ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग लाइफ में शॉर्टकट्स के ऊपर हमारे नौजवान बिलीव करते हैं कि बस जल्दी से हम पढ़ते हैं, कोई नौकरी मिल जाए, और फिर इसीलिए शॉर्ट कोर्सेज की तरफ लोग जाते हैं, और उसके बाद जो है ना अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो होता है ना वो ज़ाया करते हैं। तो बाकी बहुत सारे दीगर वजूहत हैं। अब आगे चल के जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपके साथ उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा कि हमारे जब पूछा जाता है कि हमारे लोगों के पीछे रहने की क्या वजूहत है, तो तालीमी पसमानदगी के साथ साथ दीगर बहुत सारी वजूहत भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उसके ऊपर हम सीखेंगे आज। थैंक यू सो मच। तो मैं चाह रहा था कि आप नाजरीन को बताइए कि आपने ये आगाज़ कैसे शुरू किया, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो मैट्रिक तक आते हैं तो फिर उन्हें डिसीजन करना मुश्किल होता है जी। तो आपकी खुदा का शुक्र हो कि आपने मास्टर्स किया 3-4 जो फील्ड्स हैं उनके अंदर, तो आप कैसे, कहाँ से आगाज़ किया, अब हमारे नाजरीन को बताएं। नौजवान सुन रहे हैं, हाँ लोग सुन रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं, हाँ जी, ताकि वो अपने बच्चों के लिए डिसीजन कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में अवेयरनेस मतलब होनी चाहिए, होना एक बड़े ज़रूरी काम है। और मैं समझता हूँ कि वो लोग खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि आज के दौर में मौजूद हैं कि जब आपकी मालूमात तक रसाई एक बड़ा आसान काम है कि आपको यूट्यूब से, गूगल से, और जिस फील्ड में आप रहनुमाई चाहते हैं आपको दस्तयाब होती है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जो है वो रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अब अवेल कर सकते हैं। अब आप आज से 10-15 ईयर्स पहले जब आप देखते हैं तो 10-15 ईयर्स पहले जब टेक्नोलॉजी या सोशल ऐप्स इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, तो उस वक्त जो है एक हकीकी तौर पे एक बड़ा चैलेंज था। मसलन मैं समझता हूँ कि हमारे मेजॉरिटी लोग जिनका ताल्लुक मीडियोकर या बिलो मीडियोकर फैमिली से होता है, जिस तरह के मेरा भी था। मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक पेंटर और आर्टिस्ट थे और अपनी शॉप रन करते थे। तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे एजुकेटेड लोग मौजूद नहीं होते तो आपको ये एक चैलेंज होता है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि एक समुंदर है तो दैट इज़ वाई ये मैं आप सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक माइंड गेम है बेसिकली तौर पर, कि माइंड में आपने अपने लिए क्या गोल्स जो हैं वो सोच रखे हैं। ये बड़ा एक मुख्तसर सा वक्त होता है आपकी लाइफ का कि आप जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये 10-12-15 साल, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली इंसान डिक्लाइन की तरफ जो है जाना शुरू। तो एक बहुत शॉर्ट टाइम है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल टाइम भी बहुत स्पीड से गुजरता है। आपका 1 साल तो इस तरह गुजरता है जिस तरह आपने तो 5-7-8 ईयर्स यू नो इट जस्ट पासिस लाइक फ्यू मंथ्स वी कैन से। सो इसमें आपने क्या अचीव किया बेसिकली तौर पे, माइंड गेम है। अब मसलन आप बिल गेट्स जैसे लोगों की एग्जांपल लेते हैं कि या आप बहुत सारे जितने भी ये रिनाउंड वर्ल्ड वाइड आपको लोग नज़र आते हैं, तो ये सब जो हैं
मतलब आपको लाइफ में उस माइंड की बेस के ऊपर फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं कि आप, तो दैट इज़ वाई ख़ास तौर पर मैं जो नौजवान नस्ल है उनको मतलब इस बात के लिए, चूँकि मैंने जिस तरह बताया कि एक टीचिंग में एक बड़ा एक ख़ास एक टवील अर्सा गुजारे, 17-18 ईयर्स गुजारे हैं, तो डिसीजंस का आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा असर है। आप लाइफ में फ़ैसले क्या करते हैं, आपका लाइफ में गोल्स क्या हैं। पहली बात ये कि आप लाइफ में डिसीजंस क्या आपने किए हुए हैं, और आपका पर्पस क्या है, आपने क्या सोच रखा है अपने लिए कि आप क्या अवेल करना चाहते हैं। सबसे अब पहली होता बात ये है कि हमारे नौजवान क्या करते हैं कि मतलब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्राइवेट जॉब शुरू करते हैं, बस मंथ गुजरता है, जिस तरह कोई भी मतलब प्राइवेट जॉब वाला या कोई भी जॉब वाला पर्सन होता है वो अगली फर्स्ट का वेट करता है कि फिर फर्स्ट आ जाएगी, फिर अगले फर्स्ट आएगी, फिर हमारे ठीक हो जाएगा, फिर अगली फर्स्ट आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मंथ बाय मंथ जो है ये प्रोसीजर चलता रहता है और हम जो है वो वी स्टैंड नो वेयर बेसिकली तौर पे। सो दैट इज़ वाई दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पर जो लाइफ पार्टनर की चॉइसेस के वाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। जी बिल्कुल। मैं एक आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर पूछे जाते हैं कि आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हैं, तो उसमें से एक तो करियर सबसे पहले होता है। लेकिन मेरे से अगर कोई पूछता है बीइंग रिसर्चर कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ पार्टनर की चॉइस सबसे बड़ा डिसीजन है। उसकी वजह क्या होती है कि कई मैंने सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है जिन जो करियर वाइज बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मतलब कॉम्पिटेंट टीचर हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब उनका अपनी फैमिली लाइफ से वो खुश नहीं है तो फिर वो अपने काम के ऊपर भी तवज्जो नहीं दे पाते। दैट इज़ वाई। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, फैमिली लाइफ से खुश हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप कॉमन मतलब गोल्स के साथ भी अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ सबसे पहला फैसला जो है वो सबसे पहली चीज़ है। सो दैट इज़ वाई जब आप कोई लाइफ पार्टनर की चॉइस करते हैं तो इमोशंस की बेस के ऊपर ना करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं हमारे नौजवान ख़ास तौर पर कि आप किसी लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं, आपको कोई पसंद आ गया तो हम उसको जस्ट एक फ़िज़िकल आउटलुक पे किसी को पसंद कर लेते हैं, लेकिन बट वी डोंट सी कि हम एक गुड अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमोशंस के साथ नहीं, कलाम में भी लिखा हुआ है कि नाम वार जुए बिना जुतो, ठीक है जी। तो इस वजह से जब आप जो है मतलब यू गेट पीपल विद द गुड अंडरस्टैंडिंग, सो देन चूज़ दोज पीपल जो आपको पुश कर सकें लाइफ में। आपको हमेशा से ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको लाइफ में हौसला अफजाई प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज कि अगर आपके पास ऐसे लोग ही नहीं हैं तो आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने मतलब आपके अंदर टैलेंट है, कितना कुछ है, तो आप जो है बस आपको लगता है कि यार बस आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करके बस 9 to 5 जॉब करते हैं या कुछ है। लेकिन अगर आपको पुश करने वाले लोग मौजूद हैं तो आपको ये कम से कम ज़रूर पता होता है कि हौसला अफजाई करने वाले होने चाहिए। हम लोग हर अप्स एंड डाउन्स में कम से कम मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि मैं जो है ना, तो फिर आप ज़्यादा ब्रेवरी के साथ जो है वो काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप करियर्स, आप अपने लाइफ पार्टनर की चॉइस के हवाले से जो भी डिसीजंस करते हैं तो वाइज हो गए डिसीजंस करें, इमोशंस के साथ नहीं। मैं बीइंग एन एडवोकेट भी देखता हूँ जब चीज़ों को, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि पहले हम देखते थे कि अदर कम्युनिटीज़ में डिवोर्सेस की बड़ी रेशो होती थी। अब हमारे, मैं समझता हूँ कि लोगों में डिवोर्सेस की रेशो यहाँ जो लोग लेना चाहते हैं, अगरचे वो इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अब इस काम की तरफ जा रहे हैं कि सेपरेशंस और कन्वर्जेंस ऑफ द रिलीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है कि हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, वालिदैन के पास वक्त नहीं है अपनी औलाद को वक्त देने के लिए, और हमारी जो नई नस्ल है वो अनफॉर्चुनेटली, मुझे ये बात कहनी पड़ती है, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, बीइंग द रिसर्चर और बीइंग द मतलब एक फ्रंट लाइन पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, कि हमारे नौजवान जो हैं वो दीगर मज़ाहिब की तरफ जो है वो राग़िब क्यों आसानी से हो जाते हैं। आप अक्सर सुनते हैं जी फ़लाँ जगह पर वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह पर वाक़या हो गया, और हम इसको नाम क्या देते हैं कि ये जबरी मज़ाहिब। हालांकि ये जबरी मज़ाहिब नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पास तरबियत का फुकदान है, जब वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते,
तो ये बड़े होकर जो है वो आपको दूसरे लोग जो होते हैं वो ट्रैक करके अपनी तरफ ले जाते हैं आपको, मतलब तो जब आपने अपने बच्चों की, तो इस वजह से वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है, जहाँ पर मैं नौजवानों से मुखातिब होकर ही बात करता हूँ तो वहाँ पर मैं वालिदैन के साथ भी खुसूसी तौर पर कि आप ज़िंदगी के 8-10 साल 12 साल जो है उनकी भरपूर तरीके से, कलाम में भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो मरते दम तक भी उससे नहीं हटता। तो जब आप मतलब इब्तदाई सालों में उनकी तरबियत कोई नहीं है, ना वालिद के पास टाइम है ना वालदा के पास टाइम है, तो अब होता कि हम उनको सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको तालीम प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको बाकी सब कुछ देते हैं, लेकिन सिर्फ अपना आप प्रोवाइड नहीं करते। अब क्या होता है, मैं आपको एक सब्जेक्ट के मुताबिक रिसर्च करके बताना चाहता हूँ कि 87% जो क्रिमिनल्स बनते हैं वो फैमिली से बनते हैं। ये मैं आपको एक थॉरो रिसर्च बता रहा हूँ। बिकॉज ऑफ फैमिली। फैमिली ये नहीं कि उसको बनाती है, लैक ऑफ फैमिली आपको इंटरेस्ट नहीं शो करती, फैमिली आपको इग्नोर करती है, फैमिली ने आपको मतलब तरबियत नहीं की, आपको मजहबी तालीम से, समाजी तालीम से आगाही फराहम नहीं की, या घर में अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, घर में लड़ाई झगड़े का कल्चर होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नौजवानों को वायलेंस की तरफ और क्राइम्स की तरफ लेके जाती हैं। तो मैं खुसूसी तौर पर मेरी गुजारिश है, और इसके साथ साथ मैं कलीसियाओं से भी मतलब इस बात के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे भी गुजारिश करता हूँ कलीसियाओं से कि ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी रूहानी तालीम के साथ साथ नौजवानों की अवेयरनेस के इंतज़ाम भी करें अपने चर्चेस में, आगाही के प्रोग्राम्स को ज़रूर कंडक्ट करें, तालीम को, एजुकेशन को ज़रूर कॉमन करें, और उनको मुख्तलिफ़ ऐसे लोगों को आप बुला सकते हैं अपने चर्चेस में जो मतलब किसी ओहदे पर हैं, एजुकेटेड हैं, आप जहाँ कहीं पे भी हैं, मतलब किसी भी सूबे में हैं, किसी शहर में हैं, लेकिन ज़रूर जो है आगाही का काम ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि एक कलेक्टिव गोल के लिए। तो ये आपका बतौर पासबान भी एक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के चैनल्स आजकल एक बड़ा अहम काम कर रहे हैं, चैनल्स के ज़रिए से अंजील की बिशारत का एक बड़ा अहम काम हो रहा है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कलीसियाओं के साथ साथ जो चैनल्स हैं उनको भी जो है इस काम के लिए खुसूसी तौर पर। तो सर आप नाजरीन जो कि हमारे जो सुन रहे हैं वो सुनना चाहते हैं कि आपने एजुकेशन में खुदा का शुक्र हो कि मास्टर डिग्रीज़ की हैं, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि कैसे ये आगाज़ हुआ? क्या आपको एक ही दम मौका मिल गया, या किसी ने गाइड किया, या आपके माँ बाप पहले से तालीम में इतने ज़्यादा थे कि आपके लिए आसान था? नहीं, मैंने आपको ये शुरू में बताया कि मेरे वालिद जो थे वो मतलब ही वाज सॉर्ट ऑफ अ लेबर, यू नो, बिकॉज के वो बैनर्स न्यून साइंस वगैरह का काम करते थे। खुदा का शुक्र है कि वो हमें मतलब चाहते थे कि हम एजुकेशन हासिल करें। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे सर्कल में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे जो हमें गाइड करते। बस फिर वो यही होता है कि आप खुद ही देखेंगे क्या बेहतर है। फिर जब आप एक चीज़ को कहते हैं ना, समुंदर में उतरते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो स्टार्ट करते करते फिर आप उसकी इन डेप्थ तक जब जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है। सो मैं बताना चाह रहा था कि जब आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद नहीं होते जो आपको गाइड कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी अजनबी मुल्क में जाते हैं, आपको किसी जगह का ही नहीं पता कि आपने किधर जाए, आप उस जगह की ज़ुबान के बारे में नहीं जानते, तो आपका सर्वाइव करना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, अब कई तो ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते, बस वो उनको तो एक्सक्यूज़ चाहिए होता है कि यार क्या हम जो है ना, ये प्रॉब्लम भी है, हम कैसे करेंगे, इतने पैसे किधर से आएंगे और इतना टाइम किधर से देंगे, इससे बेहतर हम ये तरीके से कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने नहीं करना तो एक्सक्यूज़ हैं, तो जब आपने करना है तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, फिर आप जो है वो कर लेंगे। यकीनन। तो ये हमारे फ्रेम ऑफ माइंड के ऊपर है, नीयत के ऊपर होता है काम आपने करना क्या है। तो मैंने भी मेरे वाले साहब जो है वो कहते थे कि आपका जो शौक़ है वो कर लें। अब शौक़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा फील्ड अडॉप्ट करें, तो फिर जो है बस जो कुछ समझ आया कि ये सिचुएशन में बेहतर है उसमें फिर हमने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया, और फिर उसके बाद फिर जब आप स्टडीज़ कर लेते हैं तो प्रोफेशन कौन सा चूज़ करें, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि
तो आपने प्रोफेशन जब चूज़ किया तो तो मैंने उसमें अब मसलन आपको अपनी बात बताता हूँ, तो मैं एक बाय इंसिडेंट या बाय एक्सीडेंट जो है वो टीचर बन गया। पहले टीचर बना, फिर एडवोकेट बना। अच्छा, एडवोकेट तो मैं खुद अपनी इंटेंशन से बना, मेरा शौक़ था। तो मतलब टीचर मैं बना तो मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह आप लोग अपनी एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे सीवीज़ के लिए अप्लाई जब करता था, जॉब की चूँकि ज़रूरत भी थी, तो वो फिर शुरू में एक्सपीरियंस के बगैर आपको कोई भी आपको पता जॉब नहीं देता, क्योंकि मेरे पास फ्रेश डिग्री थी। तो वो जिधर भी जाते थे एक्सपीरियंस है, तो मैं उन्हें कहता था एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन, तो वो फिर करते करते एक इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, एक एकेडमी में, फिर एक स्कूल में 1 साल मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मैंने सिर्फ 1 साल स्कूल में टीच किया, उसके बाद फिर मैं आगे कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज़ में आगे टीच करना। फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप एक फील्ड में इन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड को, आप में सारी उम्र, अगर आप, हमारे लोग क्या करते हैं, अब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। अब मैं अगर स्कूल टीचर रहता, मैं 1 साल मैंने टीचिंग की और मैंने देखा कि यार दिस इज़ नॉट फिट आपने और मेहनत की। फिर मैं 21 साल की उम्र में था, 20 साल में जब मुझे 21 साल से फिर मैं कॉलेज में टीचिंग में आ गया। मैंने 2 साल कॉलेज में पढ़ाया, तो 23 ईयर्स तो इस पढ़ाने के साथ साथ आप अपनी तालीम भी जारी रखी? तालीम जारी रखी मैंने। ये मेहनत मैंने मास्टर्स डिग्री एक पूरी की इंग्लिश में, मैंने एमए किया, कॉलेज में चला गया। जब मैंने कॉलेज में टीचिंग अपनी प्रूफ की, तो उस इदारे ने यूनिवर्सिटी की क्लासेस मुझे ऑफ़र की कि आप यूनिवर्सिटी की क्लासेस पढ़ाएंगे और पोटेंशियल टीचर। तो मैंने अपनी एज से कोई 15 साल बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। एग्जेक्टिव उस टाइम एमबीए एग्जेक्टिव होता था, तो एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल का। तो 23 ईयर की एज में मैं 40 ईयर्स के लोगों को पढ़ाता था, 38 ईयर्स के। तो खुदा ने मुझे वहाँ पे भी मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो अपने गोल को हमेशा ऊंचा रखें। अब हमारे लोग क्या करते हैं कि स्कूल टीचर है तो सारी उम्र पता चलता है कि एंड पे स्कूल टीचर रिटायर्ड हो जाते हैं, या अगर वो एक फील्ड में आते हैं तो उसी में आगे ग्रोथ नहीं हासिल करते। तो जिस फील्ड में भी आप जाते हैं, मैं सिर्फ ये टीचिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आप एक वकील बनते हैं तो मेहनत करके एक पाए के वकील बने, डॉक्टर बनते हैं तो एक पाए के डॉक्टर बने, एक कैमरामैन, फोटोग्राफर, होस्ट, मीडिया वर्कर, मतलब कोई भी काम करें टॉप का करें, जनरल पर्सन। सर, रोबन दाऊद एडवोकेट बनने के लिए जो स्ट्रगल्स हैं, जाहिर बात है LLB पढ़ना, ये आपने अपनी टीचिंग के दौरान में सारी स्टडीज़ की? जी बिल्कुल, मैं साथ साथ चूँकि अपने दरस व तदरीस के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा था, और मुझे शौक़ था कि मैं लॉ की फील्ड में भी आऊँ, लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना एक माइंड बनाया, साथ स्टडीज़ भी की, साथ अपने फैमिली को भी लुक आफ्टर करता था और साथ स्टडीज़ भी करता था। मेहनत आपको पता है कि जब तक वाकई मेहनतों का नतीजा। हाँ जी, खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, खुदा ने फिर सरफराजी दी, और आज फिर हम बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं इस बात के लिए। इसमें हमारी, मैं समझता हूँ कि कोई खासियत यहाँ वो नहीं होती, ये सब खुदा का फजल होता है। मैं सबसे बढ़ के इस बात को इस तरह लेता हूँ बिकॉज के मेरे दादा पास्टर इरशाद मसीह खुद भी, चूँकि खिदमत में, तो हमने एक ही चीज़ सीखी है कि खुदा के फजल के बगैर कुछ भी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ आपकी हार्ड वर्क, और फिर मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो भी काम करें पीक पे करें, अदरवाइज़ फिर जो है ना, तो अपना एक गोल रखें कि आप अगर अपना गोल ही सिर्फ एक छोटा सा गोल रखते हैं कि बस आपने तो आई मीन टू से, जिस तरह कोई बंदा बिज़नेस करता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को आप देखते हैं, तो वो क्या करते थे, वो छोटे से पहले बिज़नेस से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता मेहनत करते रहते हैं, और फिर क्योंकि बाइबल में ये लिखा, मेहनती का हाथ सरफराज होता है। नाजरीन, कामयाबी के सफ़र में हो नहीं सकता कि कामयाबी का सफ़र हो और सफ़र के दौरान मुश्किलात ना हो। आए हम मिलकर देख रहे हैं, जब सुन रहे हैं सर की बातें, सर रोबन दाऊद एडवोकेट की, कि वो किस तरह खुदा ने उन्हें कामयाब किया, वो किस कदर मेहनत करते हुए, और साथ साथ वो पढ़ाते थे, और फिर ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि वो साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे थे। और इस मेहनत का नतीजा ये है कि आज खुदा के शुक्र हो, खुदा के फजल से वो कामयाब लोगों में से हैं, और नौजवान होते हुए वो कामयाब लोगों में से हैं। तो सर, आप हमें बताएं कि आपकी इस कामयाबी के सफ़र में कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा हो कि मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में हर्डल्स, कोई ऐसा काम दुनिया का नहीं होता जिसमें नहीं होती।
तो कभी भी कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती, कोई गोल आपको आसानी से नहीं मिलता है, और कोई मंजिल आपको आसानी से नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। आपको अपना माइंड इस बात के लिए तैयार करना है कि आपने हर्डल्स को ओवरकम कैसे करना है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को के ऊपर महज परेशान होते हैं कि यार आप क्या करें, या मतलब टेंशन लेते हैं, और या तौर बीइंग ह्यूमन होता भी है। तो आपके साथ दूसरी तरह के वो होते हैं जो हुआ? कहते हैं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमने इनको ओवरकम कैसे करना है, इसका हल क्या है। तो एक होते हैं सॉल्वर और एक होते हैं जस्ट वीकेंड से, जो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर जस्ट डिसअपॉइंट होते हैं। तो हमने हमारी लाइफ में मायूस होना जो होता है हमारी लाइफ का एक बड़ा चैलेंज होता है। हमने मायूसी को शिकस्त देनी है, हमने खौफ को शिकस्त देनी है। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एक काम का तहिया कर लेते हैं कि आपने ये काम करना है, तो खुदा आपके लिए ज़रूर जो है वो वसाइल भी मुहैया करता है, आपके लिए आसानियाँ भी जो है वो पैदा करता है। कचहरी में कई हज़ार एडवोकेट्स हैं, खुदा ने वहाँ पर रखा आपको और खुदा इस्तेमाल भी कर रहा है मसीही ईमान में होते हुए। तो आपको कौन सा मसला दरपेश रहा जिसने आपको भी वाकई एक दफ़ा हिला के रख दिया और आप गिव अप करने ही वाले थे और किसी एक बात ने आपको इनकरेज किया? बिल्कुल, मेरे जहन में हमेशा से, बिकॉज कि आई ऑलवेज लाइक चैलेंजेस, यू नो। जब आप लाइफ में मुतहरक रहने का एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहें। जब आप समझ लेते हैं कि बस यार अब मैंने सब कुछ कर लिया, अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो नौजवानों को भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इसके बाद क्या करना है। एक काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है। तो आप जो है वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। आप खुद नहीं करना चाहते तो ये जो सिर्फ एक नैरेटिव बन जाता है जी कि बस जो कुछ नसीब में होगा तो मिल जाएगा, तो नसीब से घर में आके नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप किस चीज़ से हर्ट हुए थे जब आप मेहनत कर रहे थे? असल में मैंने आप मंजिल पे पहुंचने वाले थे। असल में बहुत सारे आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे इनकरेजिंग लोग भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इनकरेजिंग लोग होते हैं वो आपकी लाइफ का एक बड़ा सरमाया होते हैं, उनकी कदर किया करें हमेशा। आपकी लाइफ वाला कौन सा बंदा है? खुदा का शुक्र करते हैं कि था? मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हमेशा होते हैं कि मैं जो इनकरेजिंग होते हैं, और समटाइम्स आपके फैमिली में मसलन मेरे वालिदैन जो हैं वो हमेशा मुझे मतलब इनकरेज करते थे कि आप जो है ना वो कुछ करना चाहते हैं, खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं, तो आप जो है तो वो इनकरेज करते थे। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा ही वाज अ गुड इनकरेजर बेसिकली। प्रेज़ गॉड। वालदा के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और इसी तरह फिर जो है तो दैट इज़ वाई आपकी लाइफ में भी जो लोग भी आपको इनकरेज करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके बच्चे हैं, आपके जो लोग भी हैं, तो उनको ज़रूर वैल्यू करें। और ऐसे वो सब लोग जो आपको डिस्करेज करते हों उनको आप कंपनी से निकाल दें अपनी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज के ऐसे लोग फिर आपको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं और इनका मकसद सिर्फ होता है आपको डिग्रेड करना, आपको लेट डाउन करना। तो जो लोग आपको लेट डाउन करते हैं आप उनको अपनी लाइफ से जो है वो स्किप कर दें। सर रोबन दाऊद, आप अपनी कामयाबियों का तज़किरा करते करते बार बार अपने मसीह को भी आगे रखते हैं, उसके फ़ज़ल की बात करते हैं। तो हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यसु मसीह आपका निजात दहिंदा कब और कैसे आपकी ज़िंदगी में आया? बिल्कुल, मैं जिस तरह भी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि वालिदैन की तरबियत एक बड़ा अहम काम होता है, और आज के दौर में तरबियत एक बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ उसकी वजह क्या है, और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन, अब आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते हैं उनके हाथ में मोबाइल आ चुका है अब, और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि स्कूल चिल्ड्रन जो हैं मतलब बड़ों से ज़्यादा मोबाइल को ऑपरेट करना जानना शुरू हो गए हैं। और ऐसा ही है। वो अब वालिदैन उनको दे देते हैं कि चलो जी बच्चे हैं, खेल रहे हैं। अब उनको क्या पता है कि आप वो ढूंढते किधर तक चले जाते हैं कि हम लोग उससे बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। और उनकी तरबियत अब इसके ऊपर एक रश ऑफ इंफॉर्मेशन है, झूठ सच, कौन बंदा क्या बंदा किस तरह कह रहे हैं, क्या हो रहा है। अब वो किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं हमें पता भी नहीं है कि वालिदैन को बस ये है कि बच्चों ने कहा है
कि चूँकि हमारे फ़लाँ दोस्त के पास इतना अच्छा फ़ोन है तो हमें भी ये वाला फ़ोन लेके दें। तो वो फिर जो है इस कंपटीशन की वजह से वालिदैन उनको ले देते हैं और समझते हैं चलो यार अपनी गेम्स कर रहे हैं, चलो यार अपनी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब क्या कुछ चल रहा है। तो मैं मतलब वो चूँकि एक अलहदा से टॉपिक है आपके साथ शेयर करूँगा कि सोशल मीडिया और ये इसके क्या क्या आर्म्स और किस तरीके से इसके लीगल इम्पैक्ट्स के हैं और सब कुछ जो है वो कैसे ये हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय करे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वालिदैन की तरबियत का और संडे स्कूलिंग का एक बड़ा अहम किरदार रहा मेरी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में यीशु मसीह को आपने खुदावन कबूल किया, महसूस किया। ये और कब उसके बाद फिर मैं मतलब कलीसियाई तौर पर भी और मतलब मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होना भी जो होता है वो भी आपको मुतहर्रिक हम आपको चर्च में अक्सर प्रोग्राम्स में यूथ में देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ये सवाल है कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में कब और किस बात की को लेकर आप मसीह में मजबूत हैं, क्योंकि आपकी हर बात में मसीह और उसके फजल का जिक्र है। बचपन से मैं बताया कि हमारे चूँकि वालिदैन इस चीज़ के ऊपर खुसूसी तवज्जो देते थे कि आपने जो है वो जब तक मतलब कलाम नहीं पढ़ना या जब तक आपने दुआ नहीं करनी, हम फैमिली प्रेयर नहीं करते तो तब तक हमें सोने की इजाज़त नहीं है। तो सुबह उठ के भी जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक आप जो है ना फैमिली प्रेयर नहीं करते। तो ये चीज़ें रूट्स जब एक दफ़ा डेवलप होती है ना, इन चीज़ों ने आपके तो अंदर आप जब अपनी जवानी की उम्रों में जाते हैं तो बेशक आपके सामने बहुत सारी अट्रैक्शंस भी होती हैं। आज नौजवान इतने आराम से क्यों अट्रैक्शंस में आते हैं? तरबियत ही नहीं है। उनको जो बंदा जिस तरह दिल करता है वो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको कोई ड्रग्स पे लगाता है वो ड्रग्स पे लग जाते हैं। उनको कोई किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में लगाता है वो उसमें लग जाते हैं। उनको कोई किस तरफ लगा, उसकी वजह क्या होती है? लेकिन जब आपके अंदर खुदा होता है, जब आपके अंदर खुदा खौफी होती है तो फिर आप एक दफ़ा ये काम करने से पहले सोचते हैं कि यार नहीं, ये काम जो है ना मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है, मेरे ख़ानदान के लिए ठीक नहीं है, इसका असर जो है, इसके दूर असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। लेकिन जब आपके अंदर वो तरबियत का वो असर नहीं है, वो बीज नहीं है, वो आपके अंदर, फिर आप बहुत आराम से कोई भी अट्रैक्शन जो है वो आपको अट्रैक्ट कर लेगी और आप जो है वो उसका विक्टिम बन जाएंगे। ये इसकी एक बड़ी वजह होती है कि हमारे नौजवान आज इस मनफी सरगर्मियों में जो है वो बहुत आराम से मुलव्वस होती हैं। ये बड़ी वजह। ठीक है सर, आप हमें बताएं कि कामयाबी के सफ़र के प्रोग्राम में आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी सर, इसको आप हर शख्स जो है, आप बड़े से बड़ा राइटर भी पढ़ेंगे उसने कामयाबी को, आप किसी ने इसको रुपए पैसे में डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपने कितनी वेल्थ इकट्ठी की, किसी ने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, किसी ने फैमिली स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को मतलब सक्सेस का नाम दिया, किसी ने अपने करियर में कामयाबी को जो है वो उसको नाम दिया हुआ है सक्सेस का। तो कई लोग मसलन स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब अपने एक मैक्सिमम लेवल को पहुंचने को जो है वो कामयाबी का नाम देते हैं। आपकी अचीवमेंट्स को देखकर अपने मतलब इन सारी चीज़ों का एक जो मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है कि आजकल आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर फिर भी इत्मीनान की कमी आपको नज़र आती है, फिर भी इंसान आपको खुश नज़र नहीं आते। आपके पास वेल्थ भी, मैं बहुत सारे वेल्थी लोगों को जानता हूँ, तो ये वो चाहते हैं और फिर और की जो तलाश होती है वो इंसान को कभी खुशी नहीं होने देती। फिर आप जो है वो तो मतलब किसी ना किसी तौर पर आपको कोई ना कोई शख्स जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन का या इस चीज़ का नज़र आता है। तो आजकल जो शख्स आपको खुश नज़र आता है, समझें कि ये आपकी कामयाबी है। आप सेटिस्फाइड रहना सीखें, आप शुक्र अदा कर, शुक्रगुजारी का रवैया अपने अंदर अडॉप्ट करें। खुदा आपको थोड़े में भी खुश रखता है, ज़्यादा में भी रखता है, आप शुक्रगुजारी का रवैया अडॉप्ट करें। जिस तरह के वो मालिक जब गया तो उसने एक नौकर को 1 तोड़ा दिए, एक को 2 और एक को 5 तोड़े दिए, तो वो लियाकत के मुताबिक हर किसी को जो कुछ देता है। तो उसके बाद ये कि आप जो है वो कभी डिसअपॉइंट आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी लियाकत है अगर वो उसमें सेटिस्फाई है, तो ये कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आप मतलब एक प्लेयर के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी ये है कि आप अपनी पिछली जनरेशन से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को किधर तक जो है वो ट्रांसफॉर्म किया। एक डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें
जिस तरह जब न्यू ईयर और क्रिसमस के प्रोग्रामों का एक डेट लगा होता है, आपको हर जगह पर नज़र आते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस के केक काटते हैं, क्रिसमस का मकसद जो है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक नया साल हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें इसको ज़रूर एनालाइज़ करें कि हमने इस साल में क्या खोया और क्या पाया। हम ये चीज़ नहीं करते। थैंक यू सो मच। फिर एक नया साल आ जाता है, फिर बस वो धड़ाधड़ शुरू, और उसके बाद जो सुबह उठते हैं रात तक फिर वही शुरू, सब जो है ना, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है लाइफ के अंदर। मैं समझता हूँ कि ज़रूर अपनी लाइफ में कंपैरिजंस करें कि हम पहले किधर थे, अब किधर हैं, हमें मज़ीद जो है वो क्या बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत है। और हर टाइम मैं समझता हूँ कि एक कैपेसिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इंसान के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत। थैंक यू सो मच सर रोबन दाऊद एडवोकेट साहब, हम आपके लिए खुदा बाप के शुक्रगुज़ार हैं। मैं ख़ादम होते हुए मैं चाहता हूँ कि हम अपने सर झुकाएं और आपकी इस बरकत को जो आपने नाजरीन के साथ शेयर की हैं, हम उनको खुदा के ज़ुरी में रखें ताकि खुदा आपको और ज़्यादा बरक़ात से नवाजे और सर बुलंद करे और आप खुदा के हाथ के नीचे वाकिफ़ रोतनी से चलते रहें। हम अपने सर झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए और तेरे खादम, तेरे बंदा, तेरे ममसू बिशप पौलुस मसीह के लिए और उनकी सारी एफ़र्ट्स और टीम के लिए, और ख़ास कर खुदावंद तेरे बंदा भाई रोबन दाऊद एडवोकेट के लिए, जिन्हें खुदावंद तूने तालीम में, तरबियत में, लोगों में तू खूब इस्तेमाल कर रहा है, नवाजा, बरकतें दी। ए खुदा, मैं तेरे बंदा के लिए और मज़ीद बरक़ात को मांग लेता हूँ और चाहता हूँ कि तेरा नौजवान बंदा बहुतों की बहाली, बहुतों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता रहे, जैसे कि वो बहुतों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल हुआ और होता रहता है। खुदावंद तो अपने बंदा को और ज़्यादा कुव्वत बख्श। यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, आपने प्रोफेसर रोबन दाऊद एडवोकेट की बातों से, उनकी ज़िंदगी से और उन अचीवमेंट से यकीनन बरकत पाई होगी। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।